नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का बसंत बिहार में। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मुकेश राय जी, जो बरौली विधानसभा के प्रत्याशी हैं और पिछली बार 2015 में भी ये प्रत्याशी और चुनाव लड़े हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि उस चुनाव में ये तीसरे नंबर पे रहे थे, जहाँ पे और भी बहुत से नामी गिरामी कैंडिडेट थे, लेकिन उन कैंडिडेट में ये थर्ड पर्सन यानी तीसरे स्थान पे ये थे। तो मुकेश राय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो अभी बरौली विधानसभा क्षेत्र है वो पूरी तरीके से, जो 60% उसका क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। तो आप इसमें राहत कार्य में क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, बरौली विधानसभा जी या अपना जिला जी जी बाढ़ की चपेट में है। तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। जी जी खुद बन पड़ता है तो अपने से, नहीं तो आपसे, दूसरे से कुछ चंदा इकट्ठा करके और बाढ़ पीड़ितों के लिए उसमें सेवा किया जी, जाता है। हम भी किए, उनको जहाँ तक हो सके राहत हाँ, पहुँचाया जाता है। माझा में मेडिकल कैंप एक रोज लगा हुआ था। जी। देवापुर में भी कुछ राहत सामग्री का वितरण हुआ। जी कल सुरवल वगैरह में भी हम लोग पार्टी के तरफ से कुछ कार्यक्रम हुआ, उसमें लेके गए हुए थे बांटने के लिए। जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। जी बिहार सरकार जी और भारत सरकार, जी। इन दोनों से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जी जो सरकार के लिए ये मुनाफे का सौदा हो चुका है बाढ़, जी जी सरकारी अधिकारी जी और सरकार में बैठे लोग जी इस बाढ़ को प्रायोजित कर चुके हैं। जी, एक उद्योग की तरह ले लिया गया है इसको। एक आप अधिकारियों बाढ़ के लिए एक के अवसर बन चुका है ये बाढ़ को कमाई का। रोकने के लिए जी सालों भर जो आप रोकथाम करते हैं। जी एक मिनट सुना जाए। बिल्कुल। दूसरा, बाढ़ के दौरान आप सरकार जो रिलीफ बांटती है जी और हमारी बरसों की कमाई जो बाढ़ में बह जाती है, जी इन तीनों राशि को अगर इकट्ठा कर दिया जाए जी तो दुनिया की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिस पे बांध नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, तो यही सवाल तो आप एक जनप्रतिनिधि की मान लीजिए कि लड़ाई की होड़ में है, तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बांध है वो बार बार टूट जा रहा है। 99 में टूटा, 2002 में टूटा और बीच में भी टूटा, 2017 में टूटा, 2020 में टूटा। तो इन सब के लिए क्या आप कभी इसके लिए आवाज़ उठाए हैं, कहीं जन आंदोलन किए हैं कि भाई जो ये बांध है वो टूट जा रहा है घड़ी घड़ी, आखिर क्यों टूट जा रहा है? क्या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है या फिर यहाँ के लोकल लीडर जो है वो निष्क्रिय हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? गोपालगंज जिला जो है जी वो बाढ़ ग्रस्त जिला है। बिल्कुल। चुनाव जब होते हैं, क्या कभी बाढ़ यहाँ मुद्दा बनता है? नहीं, बाढ़ मुद्दा नहीं बन पाता है और एक विकास मिनट, भी मुद्दा नहीं एक बन मिनट। पाता है। हम चुनाव लड़ते हैं, जी बरौली का चुनाव हो, जी हम बरौली विधानसभा से हैं तो बरौली के विषय में ही आपसे बिल्कुल, बात बिल्कुल, करेंगे। बरौली का चुनाव होता है जी तो यहाँ केंद्र और राज्य की बातें होती हैं, जी, देश और राज्य के विकास की बातें होती लेकिन हैं। बरौली की बातें कभी नहीं होती। कभी कोई प्रत्याशी जो स्थानीय प्रत्याशी है जी बरौली के विकास के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। जी उसमें बाढ़ भी है, जी बरौली की स्थानीय समस्या भी है। जी आज बाढ़ खत्म हो जाए, जी कल के चुनाव में बाढ़ मुद्दा नहीं रहेगा। बिल्कुल रिलीफ बांट देना बिल्कुल कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल। हम सामाजिक व्यक्ति हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं और भी सामाजिक लोग हैं, तो जहाँ भी जनजीवन हताहत होगा हम पहुँचेंगे। बिल्कुल लेकिन लोगों को सरकार इस स्तर पे ला के छोड़ दे रही है कि लोग चिड़ा और मीठा के लिए, एक पॉलिथीन के लिए, मोमबत्ती के लिए हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं और अपने लोगों को मजबूर कर दे रहे हैं। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ अस्थायी तौर पर जीवन जी रहा है, आपसे 5 रुपया मांगता नहीं है, उसको आप इतना मजबूर कर देते हैं कि चूड़ा मीठा के लिए आपके हेलीकॉप्टर के पीछे, आपके रिलीफ की गाड़ी के पीछे भागता है। इस पे हमको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि चुनाव में बाढ़ को मुद्दा बनाया जाए। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, विधायक तो बांध नहीं बना सकता है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि यदि मैं बरौली का विधायक रहा तो बरौली में बाढ़ नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। कैसे नहीं आएगी ये मैं जानता हूँ। बांध तो मैं नहीं बना सकता, ये विधायक से ऊपर की चीज होती है, लेकिन बांध
नहीं कि तो मरम्मत लेकिन करा हम के सवाल तो बाढ़ उठा को रोक सकते हैं, सकते हैं। सरकार हाँ। में सवाल उठा सकते हैं कि भाई इस तरह से हमारे क्षेत्र में इस तरह की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए सरकार इस पे सॉल्यूशन निकाले। लेकिन यहाँ से तो कोई लीडर जो है वो मान लीजिए कि बाढ़ खत्म, उसके बाद से बात खत्म और जनता भी भूल जाती है। जनता भी बाद में धर्म संप्रदाय और जाति के नाम पे वोट दे देती है और वहीं उसे हासिल होता है। जनता विकास के नाम पर अगर वोट देती तो शायद आज दृश्य कुछ और होता हमारे बिहार की, लेकिन शायद ये ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये जनता जो है वो समझ रही है। आप पत्रकार हैं जी, आंकड़ों की समझ होगी आप। जी जी 2018-19, 19-20 जी या उसके पहले जी बिहार सरकार के किसी भी बजट को आप लेके देखिए, जी उसमें आपदा प्रबंधन पे बिहार सरकार कितना खर्च करता है जी और आपदा प्रबंधन पे बिहार सरकार की क्या स्थिति है उसके बजट से आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात, सरकार रोड बनाती है, जी यातायात की व्यवस्था हो रही है, जी कभी कोई सरकार बिहार की जल निकासी के विषय में चर्चा की है? सदन में इस विषय पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल। आप विधायक स्तर से रोड बनवा रहे हैं, सांसद स्तर से रोड बनवा रहे हैं, वार्ड स्तर के से रोड बनवा रहे हैं, मुखिया जी के मत से रोड रोडें बन रही है ना। बिल्कुल। लेकिन जल निकासी के विषय में कभी कोई पहल हुआ है? आवाज तो ये उठनी चाहिए ना कि बिहार का आपदा प्रबंधन इतना कमजोर क्यों है कि कोरोना आता है तभी हम हताहत हो जाते हैं, बाढ़ आती है तभी भी हताहत हो जाते हैं। जो बांध टूटा है देवापुर का, जिससे मान लीजिए कि बरौली का जो क्षेत्र है 60% जलमग्न हो चुका है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से टूटा हुआ है? क्या ये जांच का विषय है कि किस तरह से टूटा है? मैं आप लगभग 2000 करोड़ का बजट, 2 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। पिछला बजट 1,78,000 करोड़ का था, जी जी कुछ बढ़ गया है तो लगभग 2 लाख करोड़ का है। जी 2 लाख करोड़ में बिहार सरकार आपदा में कितना खर्च करती है? 4% खर्च करती है स्वास्थ्य में, 13% लगभग खर्च करती है शिक्षा पे, ऐसा उसका है। लेकिन आपदा में क्या खर्च करती है? कभी आप पत्रकार या हम लोग पूछते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि जिसको हम चुन के भेजते हैं वो इस पे सवाल उठाते हैं, जल निकासी के विषय में बिहार सरकार की क्या स्थिति है, कभी इस पे चर्चा होती है? इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा आज अब ये है, बरौली विधानसभा का मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आए, आपदा हमारे यहाँ नहीं आए, ये मुद्दा हो। बांध हमारी मरम्मत हो, अस्थायी समाधान हो। मरम्मत तो उस कदर किया जाता है कि केवल खाना पूर्ति कर दिया जाता है। कल हम गए हुए थे बांध पे, कल जब गए तो वहाँ पे कुछ बांध बांधने की भी प्रक्रिया शुरू हुई है। जब वहाँ के वर्करों से हम बात किए तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर इस रेशियो से कार्य चलता रहा तो 2.5-3 महीने में ये बांध जो टूटा हुआ है, जो कि आज 200-250 फीट की एरिया हो गया है उसका देवापुर में, तो वो बोल रहे थे कि 2.5-3 महीने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बैसाख आ जाएगा तब तक तो सूख ही जाएगा। तो खैर चलिए, देखिए पंचर साट के काम बिल्कुल बिल्कुल वो पंचर साटने का ही काम हो रहा है और उससे मान लीजिए कि ये उद्योग की तरह है। नेता और पंचर साटने के अलावा जी दूसरा कोई काम नहीं कर। चलिए अब हम कुछ और मुद्दे पे आते हैं। आपके मुद्दे पे, आप इस 2020 की चुनाव में किसी पार्टी से आ रहे हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट? नहीं, मैं बरौली विधानसभा का चुनाव जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे लड़ूंगा। जी पार्टी से मेरी बात भी हुई है जी नेता लोगों से आश्वासन भी मिला है, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से जी। तो इस बार मैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। नहीं तो क्या ये कन्फर्म है? क्योंकि ऐसे भी बहुत से जो भाजपा से, मुझे लगता है कि भाजपा की टिकट एक है, 3-4 कैंडिडेट है, वैसे राजद के भी बहुत से कैंडिडेट है। तो आप वहाँ से कंफर्म लगता है आपको? किस तरह से आप कंफर्म कर पाएंगे कि नहीं हम बहुजन से ही आ रहे हैं? पूरे जिले के बहुजन समाज पार्टी के संगठन की स्थिति को देखा जाए जी तो मैं ही एक ऐसा स्वर्ण हूँ जी जो फॉरवर्ड क्लास का व्यक्ति जी जो बहुजन में हूँ जी। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की बात करती है, तो मुझे लगता है कि उसमें सभी जातियों का, सभी लोगों का, और जो सभी धर्म के लोगों बहुजन का। समाज पार्टी है उसका कुछ कैडर वोटर भी है। नहीं, कैडर वोटर नहीं, मतलब कहीं से भी सबकी पार्टी के साथ पार्टी बात सोचती है, जी। सर्वजन की बात कहती है, सर्वजन हिताय, सर्वजन नहीं, सवाल मेरा ये है कि कंफर्म कैसे किया जाए? उस कंडीशन में मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ बहुजन समाज पार्टी में जी। जो सवर्ण जाति से हूँ जी
और सवर्ण जाति की उपेक्षा नहीं करेगी बहुजन समाज पार्टी, ये मुझे उम्मीद है। बहन जी से भी ये मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, इसलिए कि स्वजन की ये पार्टी है और मैं पिछला चुनाव लड़ चुका हूँ। बिल्कुल तीसरा पोजीशन था। बिल्कुल इस परफॉर्मेंस के आधार पे भी मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा। तीसरी बात ये है कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इस क्षेत्र में काम करता हूँ, इस क्षेत्र में रहता हूँ, तो बरौली में बाहरी व्यक्ति को तरजीह नहीं दिया जाएगा और हम सभी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो यहाँ के बाहरी का बहिष्कार हो। बरौली बाहरी लोगों के लिए बाहरी का बहिष्कार इतना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन कार्य पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि वो ये डेमोक्रेसी है, पीछे आप कहीं से भी जाकर यहाँ पे लड़ सकते हैं। एक मिनट, आप भी नेमतुला साहब के क्षेत्र में नहीं लड़ सकते हैं, अभी हम नहीं लड़ सकते हैं। हम बता रहे हैं ना, पिछले कोई रूल तो नहीं, लेकिन खैर चलिए। नहीं, पिछले कुछ दिनों से आप जब देखें बरौली के इतिहास को देखा जाए, 3-4 विधायक यहाँ बाहर से ही हुए। अब बाहर के लोगों में ये मानसिकता हो गई है कि बरौली में कोई भी आएगा और विधायक बन जाएगा। बरौली के लिए ये शिकायत का विषय है। बरौली में संघर्षशील, जुझारू, मेहनती, पढ़े लिखे लोगों की भरमार है, इनको अवसर दिया जाए। ये बरौली की आवाज़ उठाएं। आप जिस गांव से आते हैं, मैं जिस गांव से आता हूं, मैं वहां के लिए बेहतर आवाज़ बन सकता हूं, बशर्ते दूसरे गांव में जाके मैं बनूं। तो पहले तो वहां के लोगों को अवसर दें। राजद हमको अपमानित करने का काम किया है, बरौली के लोगों को। नेमतुला अदर क्षेत्र के कैंडिडेट को यहाँ से चलिए, राम बोरवेज जी और नेमतुला साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बरौली के छाती पे ढेला है लोग। चलिए, अगला सवाल है मेरा कि 2015 की चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आप उसमें 3 नंबर पे थे, ये बात सत्य है। लेकिन जो चुनाव की जो मतों की गैपिंग है, जैसा कि जो भाजपा और राजद के कैंडिडेट हैं वो 61 हज़ार मतों के साथ थे, जबकि आपका जो मत था वो 4,000 के आसपास था। तो इसकी जो गैपिंग है, बहुत बड़ी गैपिंग है। क्या आपको लगता है कि 2020 में इस गैपिंग को आप भर पाएंगे? जरूर भरेगा। एक बार उछाल आने के बाद फिर पीछे लुढ़कता है लोग। 61 हज़ार वोट जो नेमतुला साहब और राम बोरवेज जी को मिल चुका है, वो द एंड है इनके लिए। अब वहाँ भी नहीं जाने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि बरौली के लोग एक बार जो गलती कर चुके हैं, इन लोगों को ला के अब दोबारा ये गलती एक बार नहीं हुआ, ये पिछले 25 सालों से 15 में जो हो गई है, मैं तो 15 में था तो 15 की बात बता रहा हूँ, अब ये नहीं होने वाली है। इसलिए इन दोनों के पास ना ही बरौली के लिए कोई विजन है, ना ही कोई एजेंडा है। ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार आप इनसे पूछ के भी देखिए तो इनको ये भी नहीं मालूम है कि ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए चुनाव लड़ना एक खेल हो चुका है। पार्टी इनको टिकट देती है, पार्टी के वोट से जीत जाते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, ये बिना विजन के नेता हैं। मुकेश जी, यहाँ पे पिछले 25 सालों से अगर बरौली का इतिहास उठाकर देखा जाए तो राजद वर्सेस भाजपा रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी थर्ड पर्सन का कोई स्पेस फिलहाल अब नहीं 25 सालों में बना है। क्या आपको लगता है कि अगर राजद और भाजपा के बीच यह लड़ाई चलती रही तो थर्ड पर्सन इसमें स्पेस बना पाएगा? लड़ाई अब भाजपा और राजद की नहीं है, अब लड़ाई यहाँ विकल्प की है। और बरौली विकल्प खोज रहा है, और बरौली का विकल्प यहीं का कोई व्यक्ति, यहीं का युवा हो। तो अब लड़ाई भाजपा और राजद की नहीं। उस विकल्प में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं ये नहीं कहता किसी से कि मुझे आप वोट दीजिए। पिछले चुनाव में भी मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं यही कहता हूँ कि एक बार आप मुझे सुनिए। मैं क्या कहता हूँ, बरौली के विषय में क्या कहता हूँ, आपके बारे में क्या कहता हूँ, आपके क्षेत्र के विषय में क्या कहता हूँ, सुनिए। और सुनने के बाद फिर ये अनुमान कीजिए कि मुकेश राय सही है या गलत। अगर आपका जेहन, आपकी आत्मा स्वीकार कर दिए कि नहीं मुकेश राय अच्छा है, तो वोट निसंदेह आप मुझे दीजिए। वोट दीजिएगा तो मैं आपके लिए हूँ। और मुझे लग रहा है कि लोग इस विषय को समझने लगे। इन दोनों नेताओं के चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों एक्सपायरी नेता है। दवा कितनी भी अच्छी हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद ये जहर हो जाती है। ये दोनों बरौली के लिए जहर हो चुके हैं। और इन दोनों को जितना जल्दी छोड़ दिया जाए उतने बरौली के छोड़ना हमें और आपको तो है नहीं, वो तो जनता तय करेगी। हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, इस बात को उनको समझाते हैं। बिल्कुल।
कि जब अपने ही अंग में कभी ऐसा हो जाता है कि बीमारी हो जाती है तो उसको काट के फेंकना पड़ता है। जी यदि आपके की इसी अंग में बीमारी लग चुकी है, वो इनएक्टिव हो चुके हैं, इसको हटाइए बरौली के लिए, जी नए लोगों को अवसर दीजिए। मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि जो आपकी पकड़ है, जो आपके वोटर हैं, वो आपके ही क्षेत्र की तरफ सीमित होकर रह गए हैं? पूरे बरौली में आपका जो प्रकाश है वो नहीं? देखिए, हम लोग अभी नए लोग, जी हमारे पास संगठन का अभाव है, संसाधन भी सीमित है। जी सीमित संसाधन और सीमित संगठन में जी एक युवा क्या कर सकता है, इसकी मजबूरी को आप समझ सकते हैं। जी हम आपके पास जाके आपकी भलाई की बात को कहते हैं, लोग अब सुनता है। जी। तो आप ये जो कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र तक सीमित हूँ, तो क्षेत्र तक तो सीमित ये दोनों लोग भी नहीं हैं। मेरे जो जिससे मेरी यहाँ लड़ाई है, तो ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं है। जी। ये नेमतुल्लाह साहब एक ऐसे नेता हैं जी। जो अपना वोट अपने को नहीं दे सकते हैं, अपने परिवार का वोट स्वयं नहीं ले सकते हैं, और आपका और मेरा वोट लेने के लिए बरौली में चले आते हैं। जी राम परवेश जी की भी स्थिति यही है। नहीं, यदि तो वो तो यदि मान लीजिए यदि क्षेत्रीय यदि ही है। यदि भाजपा से टिकट नहीं मिले तो आप मुझे कब बोले ना कि क्षेत्र वाली बात, कि मैं अपने क्षेत्र में हूँ, जी, जी। उनको उनके क्षेत्र में, उनके गांव में वोट नहीं मिलेगा। 3 बूथ पर हारे थे 2015 के चुनाव जी। में। कहिए तो मैं आंकड़ा दे दूँ। मुकेश जी, एक अब जो हमारा इंटरव्यू है वो अब लास्ट दौर में जा रहा है, क्योंकि वीडियो भी हमारा लंबा होते जा रहा है। आपके टारगेट में कोई खास व्यक्ति, देखिए, 2 चुनाव जो है 2 रीजन से लड़ा जाता है। एक किसी खास व्यक्ति को हराने के लिए भी लड़ा जाता है, एक खुद को लीडिंग करने के लिए लड़ा जाता है। इसमें आप नहीं, हम बरौली की आवाज़ बनने के लिए लड़ रहे जी। हैं। बरौली में नेता नहीं है, जी विधायक तो हैं, नेता नहीं है। जी और बरौली को आज नेता चाहिए। जी यदि मुकेश राय इसमें फिट बैठता है तो मुकेश राय बैठेगा, मुकेश राय फिट नहीं जैसे कि बैठता है तो दूसरा बैठेगा। 2015 के चुनाव में जो और भी लोग थे या किसी विशेष पार्टी के लोग थे, वो बोल रहे थे कि अगर आप नहीं होते तो जो भाजपा के लीडर है वो लीड कर जाते। नहीं, देखिए, ये सब हारने का बहाना है। जी जब परीक्षा में थोड़ी सी गलती हो जाती है ना, जी जी तो हम लोग अपने टीचर का दोष देते हैं, जी। तो कभी बुक का दोष देते हैं, कभी नोट्स का दोष देते हैं। जी। ये स्वभाव है। वैसे आप आप मान अपनी लीजिए कमी और जी, गलती जी। की वजह से ये आप वैसे और क्या करते हैं? जो मान लीजिए कि तो जनसेवा हो गया, इसके बावजूद भी आप कुछ करते होंगे। मैं BHU से LLB किया, जी और LLB करने के बाद सबकी इच्छा होती है कि वकालत करे। जी तो अपने देश के सबसे बड़े संस्थान सुप्रीम कोर्ट, जो सब सर्वोच्च न्यायालय जी। है, मैंने उसमें भी प्रैक्टिस करने का काम किया। जी कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर पटना हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया, जी। यहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गया। इसी बीच में क्षेत्र को रहने का, समझने का अवसर मिला। बिल्कुल। मैं कभी इस क्षेत्र में रहा नहीं, ये मैं खुल के बोलता हूँ। जी 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 पढ़ाई लिखाई भी हुई तो बाहर ही रहा, जी क्षेत्र में और गांव में रहने का समय कम मिला। जी 2011-12 के बाद से मैं इस क्षेत्र में रहना शुरू किया, तो यहाँ की तमाम समस्याओं को मैं देखा, और इन समस्याओं को देखने के बाद अपने जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि थे जी। उनसे इस बात पे चर्चा मैंने की, जी लेकिन मैंने देखा कि इस पे ये लोग ध्यान नहीं देते। जी इन लोगों यहाँ की इन इच्छा विकास के लिए नहीं, मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। जी और इन मुद्दों की लड़ाई मैं लेके लड़ना शुरू किया, जी और उसी लड़ाई का नतीजा था कि 15 का मैं चुनाव लड़ा। आज भी मेरे पास बरौली के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा मुद्दे हैं। जी मैनिफेस्टो के माध्यम से मैं आपके बीच लाऊंगा जी। जब मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, बिल्कुल। मेरी एक मांग है, जी अंत में जाते समय मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ जी कि किसी भी विधायक के दरवाजे पे यहाँ की जनता को जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस तरह ऐसी की व्यवस्था इस मैं तरह की बनाना चाहता व्यवस्था हूँ। बनाई जाए। माझा और बरौली ब्लॉक के जी एक विधायक कक्ष हो, जी बिल्कुल। और उसमें आप अपनी सीट, और उसमें विधायक जी कम से कम सप्ताह में 1 दिन बैठे, बिल्कुल और उसमें जो लोगों की शिकायत हो उसको लोक शिकायत के अंतर्गत रखा जाए, बिल्कुल और लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जी जो लिमिटेशन पीरियड है उसी के भीतर, उसी लिमिटेशन में जी। इन शिकायतों का पूरी तरीके से निवारण किया जाए। निवारण किया जी ये नहीं है वो कि हम विधायक जी को एक पर्चा दे के आए हैं और विधायक जी के पॉकेट में वो पर्चा रह गया। जी जो भी समस्याएं और होती हैं वो रजिस्टर्ड हो, वो पर- और उसको लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत कर दिया जाए। जी चलिए
मुकेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे चुना जी जी। और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से कह सकूं, इसके लिए मैं आभारी हूं। तो चलिए दोस्तों, ये थे बरौली विधानसभा के प्रत्याशी मुकेश राय जी। हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।